नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप रोल ऑफ डिजिटल इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में बिहार में जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की गई। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना के 470 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आए अब तक के सबसे प्राचीन ब्लैक होल की खोज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उसके दिशा निर्देश देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और आइए बात करते हैं इस अंक की पहली खबर के बारे में, जो कि अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप रोल ऑफ डिजिटल इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। इसका मुख्य कार्य सॉफ्टवेयर निर्यात और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अक्टूबर 2023 तक 1,14,000 स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान कर चुका है। इनमें से 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। और आइए अब भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर डिजिटल इंडिया के प्रभाव को समझते हैं। इंडिया स्टेक और जैम ट्रिनिटी ने पब्लिक डिजिटल गुड्स जैसे कि सॉफ्टवेयर, डेटा सेट आदि का उपयोग करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार किया है। यहाँ जैम ट्रिनिटी का मतलब है जनधन खाता, आधार कार्ड और मोबाइल। भारत की 4G अवसंरचना 98% से ज्यादा आबादी को कवर करती है। इस अवसंरचना ने भारतीय स्टार्टअप्स को अधिक उपभोक्ताओं तक अपनी इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने का अवसर प्रदान किया है। डिजिटल इंडिया के कारण स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों में सहयोगी इकोसिस्टम, डिजिटल अवसंरचना, सरलीकृत विनियामक प्रक्रिया आदि शामिल है। आइए अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2015 में आरंभ किया था। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। ये पहल 3 मुख्य घटकों डिजिटल अवसंरचना, ई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता पर फोकस करके व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। इसके स्तंभों की बात करें तो इसमें ब्रॉडबैंड हाईवेज को माईटी और दूरसंचार विभाग के अंतर्गत लाया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के अंडर है। वहीं पब्लिक इंटरफेस एक्सेस माईटी के अंतर्गत है। ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वहीं रोजगार के लिए आईटी, माईटी और दूरसंचार विभाग के तहत है और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम माईटी और अन्य विभागों के अंतर्गत है। डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने में स्टार्टअप्स का काफी योगदान है। स्टार्टअप्स रोजगार के बेहतर अवसर, बेहतर कौशल और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराकर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार्टअप्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल इंडिया के स्तंभों से भी प्रेरित हैं। ये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, समुदायों को सशक्त बनाते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। स्टार्टअप्स के लिए कई उभरते क्षेत्र हैं, जैसे कि अवसंरचना विकास से जुड़ी सरकारी पहलें, जैसे ओपन नेटवर्क, इंक्यूबेशन सेंटर, ग्रामीण बाजार की क्षमताओं का उपयोग, ऑनलाइन बाजार उद्योगों का औपचारीकरण। इसके अलावा तकनीकी रुझान की बात करें तो इसमें ऐपिफिकेशन, एडवांस कंप्यूटिंग तकनीक आदि शामिल हैं। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में बिहार में जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों समेत कुल 215 जातिगत समूहों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। आइए अब इस सर्वेक्षण से प्राप्त कुछ मुख्य आंकड़े देखते हैं। इस सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में प्रत्येक 3 में से एक परिवार गरीब है, जिसकी मासिक आय 6,000 रुपए या फिर उससे भी कम है। बिहार के 50 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों में
अप्रवासी के रूप में रह रहे हैं। जाति आधारित जनगणना से नीति निर्माण, गरीब और वंचित वर्गों की पहचान, आरक्षण संबंधी मापदंडों में बदलाव और सुधार के लिए नवीनतम डेटा प्राप्त होता है। आइए अब जाति आधारित जनगणना से जुड़ी चिंताएं भी देखते हैं। ये जाति आधारित विभाजन को और अधिक मजबूत कर सकती है। इससे जाति व्यवस्था यथावत बनी रहती है। जाति को परिभाषित करना कठिन हो सकता है। आपको बता दें कि प्रभावी जातिगत जनगणना के लिए प्रत्येक जाति की स्पष्ट परिभाषा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत में वृहद जाति संरचना के मद्देनजर सभी जातियों को परिभाषित कर पाना आसान काम नहीं है। भारत में जातिगत जनगणना के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो ये पता चलता है कि भारत में जनगणना की प्रक्रिया 1872 में शुरू हुई थी। उस समय इसे पूरे देश में एक साथ आयोजित नहीं किया जाता था। वर्ष 1931 तक सभी जनगणनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों, समुदायों, जातियों और आर्थिक समूहों के संबंध में अलग अलग जानकारियां शामिल की जाती थी और इसके जरिए भारत में परिवारों की प्रगति को मापा जाता था। इसके बाद 1941 में भी जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से लेकर के 2000 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है। हालांकि इनमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना सेक आयोजित की थी, लेकिन इसके परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र या खगोल विज्ञान से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना के 470 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आए अब तक के सबसे प्राचीन ब्लैक होल की खोज की है। ये ब्लैक होल लगभग 13.2 बिलियन वर्ष पुराना है, जबकि हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ये खोज UHZ-1 नामक आकाश गंगा में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अवलोकन की सहायता से की गई है। ये अवलोकन नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्र एक्सरे वेधशाला से किया गया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करें तो इसके तहत किसी बड़े पिंड जैसे कि A का प्रबल गुरुत्वाकर्षण अपने पीछे स्थित पिंड जैसे कि B से आने वाले प्रकाश को मोड़ते हुए उसे आवर्धित यानी मैग्नीफाई कर देता है। इसलिए टेलीस्कोप तक पिंड B का भी प्रकाश पहुंच जाता है। ये परिघटना एक विशाल मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करती है। आकाशगंगा UHZ-1 में मौजूद ब्लैक होल की बात करें तो ये हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के ब्लैक होल सजिटेरियस A से 10 गुना बड़ा है। इसका भार UHZ-1 आकाशगंगा के सभी तारों के द्रव्यमान के 10% से लेकर 100% तक हो सकता है। इसे क्वासर माना जा रहा है क्योंकि ये अभी भी फैल रहा है और इसके आसपास की गैसें ज्यादा दीप्तिमान भी हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी विशाल तारे का अंत होता है या तारे अपने केंद्र की ओर संकुचित या फिर संपीड़ित हो जाते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके अध्ययन से ये समझा जा सकता है कि अत्यंत प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में पदार्थ कैसे व्यवहार करता है, ब्रह्मांड का विस्तार किस गति से हो रहा है और ये कैसे विकसित हुआ है। तो इन सब का पता चलता है ब्लैक होल के अध्ययन से। चंद्र एक्सरे वेधशाला की बात करें तो ये अंतरिक्ष में 1999 में स्थापित एक टेलीस्कोप है। इसे ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले क्षेत्रों में एक्सरे का अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें तारों या सुपरनोवा विस्फोट के अवशेष आदि शामिल हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया गया और इसे लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थापित किया गया है। L2 और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 1 मिलियन मील है। यह अंतरिक्ष में स्थापित की गई अब तक की सबसे शक्तिशाली खगोलीय वेधशाला है। यह अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उसके दिशा निर्देश देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों से युक्त पटाखों के उपयोग पर 2021 में जारी उसके दिशा निर्देश केवल दिल्ली NCR तक नहीं बल्कि अब पूरे देश में लागू होंगे। शीर्ष न्यायालय ने ये दिशा निर्देश त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए थे। गौरतलब है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि ये प्रतिबंध केवल बेरियम सॉल्ट युक्त पटाखों की खरीद या बिक्री या फिर उपयोग पर लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति है। ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की तुलना में 30% कम वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा ग्रीन पटाखों को बनाने में बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायन का भी उपयोग नहीं होता है। सामान्य पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाले विषाक्त धातुओं की जगह ग्रीन पटाखों में अपेक्षाकृत
अपेक्षाकृत कम खतरनाक यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कुछ ग्रीन पटाखे विकसित किए हैं, जैसे कि स्वास यानी सेफ वाटर रिलीजर। पटाखों को फोड़ने से उत्सर्जित धूल कणों के प्रभाव को इन्हीं पटाखों से उत्सर्जित जलवाष्प समाप्त कर देती है। दूसरा है स्टार यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर। इनमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते हैं। ये कम पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पटाखे फोड़ने पर ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तीसरे टाइप के पटाखे हैं सफल। इनके निर्माण में एल्यूमिनियम का बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम का उपयोग करके एल्यूमिनियम की भरपाई की जाती है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 2025-26 तक PM10 की सांद्रता में 40% की कमी करना है। इसके अलावा दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2000 के मुताबिक रात के समय शोर के स्तर को कम करने के लिए पटाखों के फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने को प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के खतरनाक और विषाक्त प्रभाव होते हैं। एल्यूमिनियम के संपर्क में आने से त्वचा में जलन और सूजन हो जाती है और शरीर में रसायनों का जैव संचयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड से अम्लीय वर्षा होती है, जो जल स्रोतों, वनस्पतियों, संपदाओं या धरोहरों को नुकसान पहुंचाती है। पोटेशियम नाइट्रेट जहरीली धूल तथा कैंसरकारी सल्फर कोल कंपाउंड उत्सर्जित करता है। परक्लोरेट अमोनियम और पोटेशियम भूजल और सतही जल को प्रदूषित कर सकता है। मनुष्यों और जानवरों में थायराइड विकार को जन्म दे सकता है। बेरियम नाइट्रेट विषाक्त होता है। इसके धुएं से श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है। वहीं तांबे के यौगिक पॉलीक्लोरिनेटेड डाइऑक्सिन और डीबेंजोफ्यूरन्स जैसे प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। ये जैव संचयन का रूप धारण कर सकते हैं, जिससे कि कैंसर का खतरा बना रहता है। एंटीमनी सल्फाइड विषाक्त धुआं होने के साथ ही संभवतः कैंसरकारी भी है। लेड डाइऑक्साइड या नाइट्रेट या क्लोराइड ये जैव संचयन में योगदान देते हैं। अजन्मे शिशुओं और बच्चों के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कई दिनों तक वायु में मौजूद रह सकते हैं। पौधों और जानवरों के लिए विषाक्त होते हैं। लिथियम यौगिक जलाने पर जहरीला और जलन पैदा करने वाला धुआं उत्पन्न करता है। मरकरी या पारा या मर्क्यूरस क्लोराइड विषाक्त भारी धातु है और जैव संचयन में योगदान देता है। वहीं वायु में नाइट्रिक ऑक्साइड युक्त सांस लेने से शरीर के अंदर विषैले पदार्थ जमा होते हैं। ये एक मुक्त रेडिकल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सांस लेने में विषाक्त रूप धारण कर लेता है। ये मुक्त रेडिकल तत्व है जो शरीर को विभिन्न रूपों में नुकसान पहुंचाता है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। ये फेफड़ों को प्रभावित करती है और इसमें जलन पैदा करती है। आर्सेनिक यौगिक जहरीली राख से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। त्वचा में जलन होती है और चेहरे पर मुहासे हो सकते हैं। स्ट्रोंटियम यौगिक शरीर में कैल्शियम की जगह ले सकता है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड थोड़ा विषाक्त होता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की। जलवायु वित्त का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन की समस्या का शमन और उसके प्रति अनुकूलन संबंधी कार्यों के वित्त पोषण में किया जाता है। इस वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाया जाता है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटा जाता है। अनुकूलन संबंधी कार्यों की बात करें तो इसके तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटा जाता है। और आइए अब नजर डालते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। 2021-22 में वार्षिक स्तर पर औसत जलवायु वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये राशि पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। जलवायु वित्त में हुई वृद्धि का 90% हिस्सा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान और भारत को प्राप्त हुआ है। सभी क्षेत्रों में जलवायु वित्त समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र जलवायु वित्त का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करते हैं। कुल जलवायु वित्त में 49% भागीदारी निजी क्षेत्र की है। अनुकूलन के लिए वित्त की उपलब्धता में लगातार गिरावट जारी है। साथ ही अनुकूलन के लिए वित्त के 98% की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र से होती है। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करते हुए जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नियम और आर्थिक प्रोत्साहन बनाए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र से जलवायु वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रियायती वित्त का लाभ उठाया जाना चाहिए। वित्तीय प्रणालियों में जलवायु संबंधी अनुकूलन और लचीलेपन को मुख्य रूप से शामिल करने की जरूरत है। जस्ट ट्रांजिशन की राह में आगे बढ़ते हुए अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। जलवायु वित्त से संबंधित डेटा को व्यापक और सार्वजनिक रूप से सर्वसुलभ किया जाना चाहिए। जलवायु वित्त से संबंधित फ्रेमवर्क्स की इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की अगर हम बात करें, GEF, इसे रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान स्थापित
स्थापित किया गया था। ये 183 देशों के साथ मिलकर काम करने वाली 18 एजेंसियों की एक विशिष्ट साझेदारी है। इसका काम दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। अनुकूलन कोष की स्थापना 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में अनुकूलन संबंधी बेहतर परियोजनाओं और योजनाओं का वित्त पोषण करना है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना 2001 में कई मामलों से संबंधित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी, जिसमें शामिल है अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण तथा ऊर्जा और परिवहन। इसके अलावा लीज डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF, इसकी स्थापना नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण और कार्यान्वयन में अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। हरित जलवायु कोष को 2010 में कानकुन समझौते के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने और उसे हासिल करने में समर्थन प्रदान करना है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट के तहत वैश्विक संदर्भ में ये कहा गया कि 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी के 7.5 मिलियन नए मामले दर्ज हुए। 2022 में दुनिया भर में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण टीबी था। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2015 से 2022 के बीच टीबी के मामले में कुल 8.7% की कमी दर्ज की गई। ये आंकड़ा WTO की टीबी को खत्म करने की रणनीति के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से काफी पीछे है। इस रणनीति के तहत 2025 तक टीबी के मामलों में 50% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 में दवा प्रतिरोधी टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से पीड़ित 5 में से 2 लोगों को ही इलाज मिल पाया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के तहत ये कहा गया है भारत के संदर्भ में कि 2020-21 के दौरान टीबी के नए मामलों में आई गिरावट का 60% भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में दर्ज किया गया। विश्व भर में टीबी के 27% मरीज भारत में हैं। टीबी रोग एयरबॉर्न बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को प्रभावित करने वाली टीबी को पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। टीबी के इलाज के लिए सबसे आम दवाओं में आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड आदि शामिल हैं। वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए लाइसेंस प्राप्त एकमात्र टीका बेसिल कैलमेट गुएरिन BCG है। टीबी रोगाणु हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। टीबी का खतरा उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो मधुमेह से पीड़ित हैं, HIV से संक्रमित हैं, अल्प पोषण के शिकार हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में टीबी की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-2025 शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी का उन्मूलन करना है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई। निक्षय पोषण योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य टीबी के मरीजों को इलाज की पूरी अवधि तक पोषण सहायता प्रदान करना है। दवा प्रतिरोधी टीबी की बात करें तो इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी यानी MDR आती है। MDR टीबी के तहत बैक्टीरिया कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है, यानी कि मरीज पर इन दवाओं का कोई असर नहीं होता है। वहीं XDR टीबी यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में टीबी बैक्टीरिया आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं के साथ साथ कोई भी फ्लोरोक्विनोलोन दवा और सेकेंड लाइन उपचार के लिए 3 इंजेक्शन वाली दवाओं में से एक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है। और एक और प्रकार है जिसे कहते हैं TDR टीबी यानी टोटली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें टीबी बैक्टीरिया पहले और दूसरे चरण में दी जाने वाली सभी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है, यानी कि TDR टीबी वाले मरीज पर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन की कोई भी दवा काम नहीं करती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। रूस ने CEF यानी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर निकलने की घोषणा की है। इसकी प्रतिक्रिया में नाटो ने इस संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत नाटो और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये सहमति बनी थी कि वे अटलांटिक महासागर और यूराल पर्वत के बीच के क्षेत्र में बराबर संख्या में अस्त्रों की तैनाती कर सकते हैं। इन अस्त्रों में टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, भारी तोपखाने आदि शामिल हैं। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1955 में की गई थी। ये एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन था। इसे वार्सा पैक्ट भी कहा जाता था। ये संधि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के बीच संपन्न की गई थी। हालांकि 1991 में इसका विघटन हो गया था। पौरा ध्वनि कार्यक्रम, ये केरल राज्य साक्षरता मिशन का एक कार्यक्रम है।
इसे राज्य के 8 तटीय और जनजातीय जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रवृत्ति, स्वतंत्र सोच, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक भावना एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है, ताकि एक स्वतंत्र नागरिक समाज की स्थापना हो सके। इस कार्यक्रम के तहत 6 सूत्रीय सिद्धांतों को अपनाया गया है। हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करना, लोकतंत्र और भाईचारे को मजबूत करना और केरल में भेदभाव रहित एक समतावादी समाज की स्थापना करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विषयों में स्वतंत्रता, संघर्ष और आदिवासी वन अधिकार शामिल हैं। प्रलय मिसाइल। भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रलय मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित की है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया जाएगा। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है। ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन करने की है। ये ठोस ईंधन वाली बैटलफील्ड मिसाइल है। ये मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। ये हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदल सकती है। ये रूस की स्केंडर मिसाइल और चीन की डोंगफेंग 12 मिसाइल जितनी शक्तिशाली है। भारत की अन्य शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। IOM के हालिया बयान के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लगभग 6.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1951 में प्रोविजनल इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप यानी PICMME की स्थापना की गई थी। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन कर दिया गया। IOM के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रवासन के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक भाग है। इसका काम IOM प्रवासन से जुड़े मामलों की देखरेख करना है, जैसे कि प्रवासन और विकास, प्रवासन को आसान बनाना, प्रवासन को विनियमित करना, जबरन प्रवासन की समस्या का समाधान करना। भारत सहित 175 देश इस संगठन के सदस्य हैं और 8 राष्ट्र इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। सौर ज्वालाएं। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL-1OS नामक आदित्य L1 के पेलोड ने सौर ज्वालाओं की पहली झलक कैद की। सौर ज्वालाएं सूर्य से चुंबकीय ऊर्जा के रूप में निकलने वाली विकिरण का एक तीव्र विस्फोट है। ये सौरमंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं हैं। इनकी उत्पत्ति सौर सतह के उन क्षेत्रों से होती है जहां सौर सतह पर सनस्पॉट या फिर गहरे काले या अन्य हिस्सों की तुलना में कम गर्म क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रबल होता है। ये पृथ्वी के आयन मंडल में हलचल उत्पन्न करके रेडियो संचार को बाधित कर सकती है। सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर लगभग सभी तरंग दैर्घ्य में प्रबलता के साथ उत्सर्जित होती हैं। इनमें रेडियो, ऑप्टिकल, पराबैंगनी, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, गामा रे आदि शामिल हैं। यूक्लिड मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीरें जारी की गई हैं। यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित एवं संचालित है। इसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था। ये ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करने वाला एक मिशन है। इस मिशन को यूनिवर्सल स्केल पर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के गुणों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मांड के 1/3 से भी ज्यादा भाग में 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक फैली अरबों आकाश गंगाओं का अवलोकन किया जाएगा। ये टेलीस्कोप लैग्रेंजियन पॉइंट 2 की कक्षा में परिक्रमा करेगा। इस मिशन का जीवन काल 6 वर्ष है। इसके तहत ब्रह्मांड की ऑप्टिकल एवं नियर इंफ्रारेड प्रकाश में तस्वीरें ली जाएंगी। जियोग्लिफ। तेलंगाना में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिलता है। ये 3000 वर्ष पुराना है। जियोग्लिफ प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट का एक रूप है। इन्हें लेटराइट पठारों की सतह पर बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए किसी चट्टान की सतह के एक हिस्से को काटकर, तराशकर या घिसकर उसे हटाया जाता है। जियोग्लिफ में ज्यादातर विभिन्न वनस्पतियां, जानवर, ज्यामितीय आकृतियां, काल्पनिक डिजाइन और एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं चित्रित की जाती हैं। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण हैं नाजका लाइन्स पेरू में, चिली में अटाकामा जॉइंट और USA में ब्लिंथ इंटैग्लियोस। भारत में अधिकतर जियोग्लिफ महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। क्रिकेट में टाइम्ड आउट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पहली बार एक बल्लेबाज
एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट दिया गया। इसके चलते वो बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। विश्व कप के लिए आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के खेल नियमों के मुताबिक नए बल्लेबाज को पिछला विकेट गिरने के 2 मिनट के भीतर पिच पर पहुंचकर गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार होना जरूरी है। प्रोटोकॉल के अनुसार टीवी अंपायर द्वारा 2 मिनट की गणना पिछला विकेट गिरने के तुरंत बाद शुरू कर दी जाती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन। देश भर में 7 नवंबर को सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई गई। सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की थी। इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की भी स्थापना की थी। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1934 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। उन्हें 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। इस खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन इफेक्ट के मुताबिक जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी ठोस, तरल, रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन की वजह से होता है और ये परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित हो जाती है। सीवी रमन में वैज्ञानिक नियमों के प्रति प्रतिबद्धता थी। साहस, उत्कृष्टता और उद्देश्य के प्रति ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्य थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।